अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो टेट 2017 में हुआ था उसका जो सेट 5 है उसके आज इंग्लिश के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में हमने रीजनिंग के क्वेश्चंस को कवर किए और जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन अगर बाकी है उस सेट के तो इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियो में मैं वो कवर करवा दूँगी। अभी आज की वीडियो में हम लोग इंग्लिश के जो क्वेश्चन आए थे सेट 5 में उन क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। हमको क्या करना है, यहाँ पर आर्टिकल को फिल करना है। तो देखिए आर्टिकल के यूजेस कैसे करना है, कहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, अगर आपको ये जानना है इसके क्या रूल्स है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, आपको वहाँ पर आर्टिकल के यूजेस के जो रूल्स है विथ एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ए एन और द जो तीन आर्टिकल है कौन कौन से सिचुएशन में कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाए या कौन सी सिचुएशन में आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाए। ओके, क्योंकि कुछ कुछ जगह पर ऐसा होता है जहाँ पर किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर हमको कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना होता है। ओके, तो अगर आर्टिकल में कोई डाउट है आपको तो आप चैनल पर जाइए FH2 क्लासेस पर, आपको वहाँ पर आर्टिकल की वीडियो मिल जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 12 इंचेस मेक डैश और उसके बाद है फुट। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आर्टिकल आएगा वो क्या आएगा, 12 इंचेस मेक अ फुट। तो ओ जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस अ पर्सन। अब देखिए हमको एक वर्ड लेना है, मतलब ऐसे जैसे कत्ल करने वाला अगर हम उर्दू में ले तो उसे कातिल कहते हैं, जुर्म करने वाले को मुजरिम कहते हैं। तो इसी तरह से इंग्लिश में हमको देखना है कि ये जो पर्सन है उसे क्या कहा जाएगा। तो अ पर्सन हु नोन एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेज, यानी ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा ज़बानें जानता हो और उनका इस्तेमाल करता हो, तो ऐसे इंसान को क्या कहा जाएगा। तो देखिए क्या कहा जाता है उसको, ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही जवाब है, पॉलीग्लॉट, यानी ऐसा इंसान, ऐसा पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेजेस, यानी जो बहुत सारी ज़बानें जानता हो और उनका इस्तेमाल भी उसे करना आता है, तो ऐसे इंसान को कहा जाएगा पॉलीग्लॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब यहाँ पे हमको जो गिवन वर्ड है उसका सेम मीनिंग वाला वर्ड हमको यहाँ पर देखना है कि सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड कौन सा है। तो डेंजरस है, डेंजरस का जो सिमिलर मीनिंग वाला कौन सा आएगा, देखिए फर्स्ट है पेरिलियस, सेकेंड है गार्डेड, सिक्योर्ड और शेल्टर्ड। ओके, तो यहाँ पे अगर आप एलिमिनेशन, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर आपको जो जनरल इंग्लिश वर्ड्स है अगर उनके भी मीनिंग पता है तो देखिए डेंजरस का मतलब क्या होता है, खतरा या खतरनाक, बराबर। डेंजरस यानी क्या, खतरनाक या खतरा। तो यहाँ पर अगर हम गार्डेड देखें तो गार्डेड का मतलब क्या होता है कि ऐसा जो जिसको गार्ड दिया जा रहा है, यानी जिसको क्या कहेंगे हम, गाइडेंस दिया जा रहा है या जिसकी हिफाजत की जा रही है। सिक्योर्ड का मतलब भी वही होता है कि जो महफूज है। और शेल्टर्ड, शेल्टर्ड मतलब जो हमारे रहने के जो घर होते हैं उन्हें शेल्टर्ड कहा जाता है। वहाँ पर भी इंसान कैसा होता है, शेल्टर्ड, यानी जो कि महफूज जगह पर मौजूद है। तो ये तीनों का भी मतलब क्या होता है, महफूज होता है। ओके, लेकिन हमको डेंजर का सिमिलर मीनिंग चाहिए तो उसी का एक ही बच गया, पेरिलियस। यानी अगर इसका मीनिंग आपको नहीं भी पता है कि पेरिलियस क्या होता है तो आप ये तीनों के मीनिंग आपको पता है, ये जनरल वर्ड्स है, तो एलिमिनेशन मेथड के जरिए भी आप जा सकते हैं कि डेंजर के तो ये तीनों मीनिंग नहीं आ सकते क्योंकि तीनों अपोजिट है। तो इसके लिए पेरिलियस क्या हो सकता है, फिर इसका सही जवाब हो सकता है। इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए इंग्लिश हो या मराठी हो तो आपको जो वर्ड रिलेटेड जो मालूमात है जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रोवर्ब्स हो गया, फिर उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ये आपको याद करना है क्योंकि इसी पर ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। ग्रामर में अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन हमको नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन जो वर्ड रिलेटेड क्वेश्चन है हमको ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मराठी में भी सेम है, कहावतें, मुहावरे, वाक्य प्रचार या फिर एक वचन, अनेक वचन, समानार्थी, विरुद्धार्थी, इस तरह से वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों जो लैंग्वेजेस दी गई है इसका आपको क्या करना है, अल्फाजों से रिलेटेड आपको स्टडी करनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब हमने सिमिलर देख लिया, यहाँ पर हमको क्या करना है, अपोजिट वर्ड देखना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का, उसके बाद आर्टिकल, सबसे पहले आर्टिकल था, फिर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन था, उसके बाद हमने सिनोनिम देखे। अब यहाँ पर देखिए एंटोनिम हमको देखने मिल रहा है। तो अभी हमको इसका अपोजिट वर्ड ढूंढना है। तो क्या है देखिए, ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का अपोजिट वर्ड क्या होगा यहाँ पर? तो देखिए ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, ऐसा जो अपने काम खुद कर सके, उसे क्या कहा जाता है, ऑटोनोमस। तो हमको इसका अपोजिट देखना है। तो देखिए सेल्फ गवर्निंग, यहाँ पर ये इसका क्या हो जाएगा, सेम मीनिंग वाला हो जाएगा। सेल्फ गवर्निंग यानी जो अपने आप खुद हर चीज़ें कर लेता है। इंडिपेंडेंट भी यानी खुद मुख्तार, इसमें भी किसी पे डिपेंड नहीं रहते हम, तो ये भी ऑटोनोमस का सिमिलर हो जाएगा। और सॉवरेन, ये भी क्या हो जाएगा, सेम मीनिंग हो जाएगा। लेकिन डिपेंडेंट जो है यहाँ पर अपोजिट वर्ड है, क्योंकि डिपेंडेंट का मतलब होता है कि जब हम किसी पे डिपेंड करते हैं, किसी के भरोसे अगर रहते हैं, तो वहाँ पर ये ऑटोनोमस के अपोजिट में जाएगा। क्योंकि इनडिपेंडेंट जो है वो ऑटोनोमस का सिमिलर मीनिंग हो जाएगा। ऑटोनोमस यानी अपने काम खुद करना, या अपने खुद से ही सारी चीज़ें कर लेना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, इसे ऑटोनोमस कहा जाता है। और डिपेंडेंट जो है उसका अपोजिट है, उसका उल्टा है कि किसी के ऊपर डिपेंड रहना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब is given below. Out of the four options choose the one which can be substituted for the given phrasal verb. अब यहाँ पर भी देखिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन टाइप है, या तो फिर हमको इसका सी में इसकी जगह पर कौन सा दूसरे अल्फाज आ सकते हैं, हमको वो देखना है। तो देखिए लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। अब यहाँ पर ये जो गेट डाउन है, इसकी जगह पर हम कौन सा दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, गिव टू, अटेंशन टू, ये गिव सीरियस अटेंशन टू, ये एलिमिनेट करना, ये लीव अवे करना। तो लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस, इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पर गेट डाउन का क्या मतलब होगा। अब अकॉर्डिंग टू अगर हम सेंटेंस जाते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस, यानी बिजनेस पर बहुत ज़्यादा अभी तवज्जो देने की ज़रूरत है, या हम बिजनेस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर इसका, गिव सीरियस अटेंशन टू, यानी लेट्स गिव सीरियस अटेंशन टू द बिजनेस। तो यहाँ पर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। यहाँ पर गेट डाउन का मतलब क्या हो गया, फिर गिव सीरियस अटेंशन, बिजनेस को क्या करना है, सीरियस अटेंशन देना है, उस पर तवज्जो देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। अब यहाँ पर हमको जो प्रोवर्ब गिवन है उसका हमको मीनिंग ढूंढना है कि चार ऑप्शन दिए गए उसमें से कौन सा उसका सही मीनिंग हमको बता रहा है। तो क्या है देखिए, टू रॉन्ग डोंट मेक्स अ राइट, यानी दो गलत मिलकर एक सही नहीं बन सकता। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, यानी दो गलत मिलकर, दो रॉन्ग मिलकर एक राइट नहीं बन सकता। तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, इट इज़ एप्रिशिएबल टू डू समथिंग बैड टू समवन जस्ट बिकॉज दे डिड समथिंग बैड टू योर फर्स्ट। या सेकेंड है, इट इज़ जस्टिस टू डू समथिंग बैड टू समवन जस्ट बिकॉज दे डिड समथिंग बैड टू यू फर्स्ट। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि किसी के साथ बुरा करना इंसाफ है, अगर उसने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो उसके बदले में उसके भी साथ बुरा करना एक तरह का इंसाफ है। कि ये इसका मतलब हो गया कि टू रॉन्ग डोंट मेक्स अ राइट, या इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू डू समथिंग बैड टू समवन जस्ट बिकॉज दे डिड समथिंग बैड टू यू फर्स्ट। यानी हमेशा यही एडवाइस देनी चाहिए कि किसी ने अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है तो तुम भी उसके साथ बुरा ही करो। या इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू डू समथिंग बैड टू समवन जस्ट बिकॉज दे डिड समथिंग बैड टू योर फर्स्ट। यानी इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है पहले तो तुम उसके साथ भी गलत करो, क्योंकि गलत अगर हम भी गलत करेंगे उसके जैसे तो उसमें और हमें क्या फ़र्क रह जाएगा। तो क्या इसका मतलब हो सकता है, ए का क्या है, इट इज़ एप्रिशिएबल टू डू समथिंग बैड टू समवन जस्ट बिकॉज दे डिड समथिंग बैड टू यू फर्स्ट। यानी फर्स्ट का मतलब ऐसा हो गया कि अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया और तुम भी उसके साथ अगर बुरा करते हो तो ये एप्रिसिएबल, एप्रिसिएबल यानी काबिल तारीफ़ है कि जैसा उसने किया तुमने उसके साथ भी वैसा कर दिए। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों भी जो है ये कैसे हैं, अगर देखेंगे हम तो निगेटिव सेंस में जा रहे हैं कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि किसी ने हमारे साथ अगर गलत किया तो हमें भी उसके साथ गलत करना चाहिए। तो टू मेक डोंट टू रॉन्ग डोंट मेक राइट, यानी दो गलत अगर मिल गए तो कभी भी वो एक राइट नहीं हो सकता। यानी उसने आपके साथ अगर गलत किया तो आप भी उसके साथ गलत करो तो कि ये सही हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं।
तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू डू समथिंग बैड टू समवन जस्ट बिकॉज दे डिड समथिंग बैड टू योर फर्स्ट, यानी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है कि किसी ने अगर आपके साथ गलत किया है पहले तो आप भी बदले में उसके साथ गलत करें, ये इसका मतलब यहाँ पर हो सकता है। तो देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मौजूद है कि वही उसका जवाब है कि अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो आप भी उसके साथ गलत करो, ये बिल्कुल भी काबिल कबूल बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स ओनली 1 इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली, फाइंड द वर्ड दैट इज नॉट करेक्टली स्पेल, यानी हमको मिस स्पेल वर्ड, गलत स्पेलिंग वाला वर्ड यहाँ पर ढूंढना है। ओके, सही नहीं ढूंढना है, यहाँ पर क्या कहा गया है, फाइंड द वर्ड दैट इज नॉट करेक्टली स्पेल, यानी जिसकी स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है, वो हमको यहाँ पर तलाश करना है। तो देखिए फर्स्ट है अपीयरेंस, तो फर्स्ट है अपीयरेंस, उसके बाद है मिसचीवियस, उसके बाद है पर्सनल, उसके बाद है शेड्यूल। तो देखिए यहाँ पर मिसचीवियस, पर्सनल, शेड्यूल तीनों की भी स्पेलिंग करेक्ट है, लेकिन जो अपीयरेंस है इसकी स्पेलिंग कैसी यहाँ पर रॉन्ग दी गई है। ओके, तो क्या है अपीयरेंस के अंदर मिस्टेक, देख सकते हैं आप लोग के APPARANCE, अपीयरेंस की करेक्ट स्पेलिंग कुछ इस तरह से आती है, APPEARANCE अपीयरेंस। तो यहाँ पर जो है अपीयरेंस की स्पेलिंग में मिस्टेक से। ओके, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी। देखिए इसे हम रीजनिंग में भी ले सकते हैं और इसे हम इंग्लिश में भी ले सकते हैं, क्योंकि हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लगाना है। इंग्लिश डिक्शनरी यानी क्या, डिक्शनरी में कैसे वर्ड होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल होते हैं, तो ये जो वर्ड्स गिवन है इसको हमको अल्फ़ाबेटिकल में लगाना है। तो इसे रीजनिंग केस में भी शामिल किया जा सकता है और इसे इंग्लिश ग्रामर में भी शामिल किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सबके फर्स्ट देखेंगे तो सब एस में ही आ रहा है, सबका सेकंड अगर देखेंगे तो सबका पी ही आ रहा है, सबका थर्ड आई यानी स्पाइन, एन तक जो है यहाँ पर सबका कॉमन है, ये SPI और N, इतना जो है ये सब में कॉमन हमको नज़र आ रहा है। अब उसके बाद वाले से हमको कंपेयर करना है, तो उसके बाद वाले में अगर सेकंड में हम देखेंगे तो देखिए वहाँ पर हमको सेकंड में क्या नज़र आ रहा है, पहले ए है, तो यानी सेकंड वाला जो है ये हमारा फर्स्ट आ जाएगा, क्योंकि स्पाइन तक तो सबका करेक्ट है, लेकिन उसके बाद से जो अल्फ़ाबेट है अब उसको अरेंज करेंगे हम। तो सेकेंड वाला जो बी है स्पाइनल, उसमें ए आ गया तो वो पहले आ जाएगा क्योंकि ए पहले आता है। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए स्पाइन, यहाँ पर ई है फर्स्ट वाले में, स्पाइन SPIN और ई है उसके बाद। ओके, हम सबके लिख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पर, सबके फिर हमको समझ में आ जाएंगे। ओके, देखिए बी वाले में क्या है, जितना कॉमन है उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बी वाले में क्या है, हमको ए नज़र आ रहा है, ए वाले में क्या है, हमको ई नज़र आ रहा है, मतलब कॉमन के बाद वाले अल्फ़ाबेट हम देख रहे हैं। यहाँ पर सी में क्या है, एन नज़र आ रहा है, और जो डी है, डी वाले में क्या है, डी वाले में भी हमको ई नज़र आ रहा है, और उसके बाद सपोज टी भी है लास्ट में, और ये जो स्पाइनल है यहाँ पर हमको डी नज़र आ रहा है। ओके, तो अब अगर हम देखेंगे तो अब इनमें हमको अरेंज करना है, तो ए पहले आ जाएगा। ओके, ए पहले आता है, उसके बाद डी आएगा। ओके, अब डी के बाद यहाँ पे देखिए स्पाइन और स्पाइनेट, यहाँ पर दोनों में एक में ई है और एक में ई के बाद टी भी मौजूद है, तो यहाँ पर हम कैसे लेंगे फिर, तो ऐसी सूरत में जो वर्ड छोटा है ना हमको उसको पहले लेना है, तो स्पाइन यानी ए पर जो आता है वो छोटा है, तो यहाँ पर यानी ई वाला पहले आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या है फिर ई और टी वाला, यानी ये ई और टी वाला, क्योंकि वापस से ई ही आया ना, तो ई के बाद हमको ये ई टी वाला लेंगे, यानी ई टी वाला जो भी वर्ड है उसको लेंगे, क्योंकि दोनों में स्पाइन में और स्पाइनेट में एन के बाद ई आया था, लेकिन स्पाइन जो है ई पर ख़त्म हो गया, तो इसके लिए वो वाला पहले लेंगे, और स्पाइनेट जो है वो टी पर ख़त्म हो रहा था, यानी ई के बाद टी भी मौजूद था, तो उसको बाद में लेंगे। अब एक और क्या बच गया फिर हमारे पास, लास्ट वाला स्पाइनर, तो स्पाइनर हम सी वाला जो है वो लास्ट में लेंगे, क्यों, क्योंकि उसके एन के बाद जो स्पाइन तक हमने देखे थे कॉमन था स्पाइन तक यहाँ तक, तो इसके बाद जो हमने देखे थे तो उसके बाद के अल्फ़ाबेट को हमको अरेंज करना है, तो स्पाइनर में एन के बाद वापस से एन आया था, यानी एन फिर सबसे लास्ट में आता है, तो एन वाला यहाँ पर आएगा। तो अब देखिए ये तो मैंने अल्फ़ाबेट लिखी हूँ कि ए वाला आएगा, फिर डी वाला आएगा, फिर ई वाला, फिर ई टी वाला, फिर एन वाला, ये स्पाइन के बाद वाले अल्फ़ाबेट है, स्पाइन तक सब में सेम है, उसके बाद वाले ये जो अल्फ़ाबेट है इनको मैंने यहाँ पर अरेंज कर दी हूँ। तब ए वाला कहाँ पर मौजूद था,
सेकेंड नंबर पर यानी बी वाले में मौजूद था। ये ए अल्फ़ाबेट वाला जो था वो बी वाले में मौजूद था। डी वाला कहाँ मौजूद था, तो डी वाला हम देख सकते हैं यहाँ पर ई में मौजूद था, यानी फिर यहाँ पर ई नंबर आएगा। ये अब मैं नंबरिंग दे रही हूँ, ऊपर मैंने अल्फ़ाबेट लिखे, अब मैं ये ऑप्शन नंबर लिख रही हूँ। ओके, अब सिर्फ ई वाला कहाँ पर मौजूद था, तो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद था, तो यहाँ पर ए आएगा। अब ई टी वाला जो वर्ड था वो कहाँ मौजूद था, तो ई टी वाला वर्ड ऑप्शन नंबर डी में मौजूद था, तो यहाँ पर मैं ऑप्शन नंबर डी लिख रही हूँ। और एन वाला कहाँ पर मौजूद था, एन वाला ऑप्शन नंबर सी में मौजूद था, तो यहाँ पर मैं सी लिख रही हूँ। यानी ये वाली सीक्वेंस जो है, अब ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऊपर ये जो अल्फ़ाबेट लिखे हैं, लिखी हूँ मैंने, ये अल्फ़ाबेट है ऊपर के, यानी अल्फ़ाबेट को मैंने अरेंज की हूँ। और नीचे जो है, तो नीचे हमारा क्या है, ये आंसर के ऑप्शन है, ये गिवन, ये आंसर के ऑप्शन गिवन है। तो किस तरह से आया, बी ई ए डी सी, बी ई ए डी सी, तो ये कहाँ पर है, बी ई ए डी सी, तो ऑप्शन नंबर ए में ही हमको नज़र आ रहा है, बी ई ए डी सी। समझ में आया किस तरह से कि जहाँ तक स्पेलिंग सेम है वहाँ तक हमको छोड़ देना है, उसके बाद वाले अल्फ़ाबेट को फिर हमको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच इज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस व्हेन गिवन बिलो। तो हमको पैसिव वॉइस करना है, एक्टिव और पैसिव वॉइस जो चेंज द वॉइस के टॉपिक है वो है यहाँ पर। तो पैसिव वॉइस हमको करना है, हु डज नॉट ओबे यू। अब यहाँ पर देखिए, हु डज नॉट ओबे यू, तो देखिए पैसिव वॉइस के कुछ रूल होते हैं कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, फिर बाय लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट को फिर हम सब्जेक्ट बना देते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब सब्जेक्ट क्या है हमको पहचानना है कि हु क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, डज नॉट ओबे, तो यहाँ पर ओबे जो हो गया ये वर्ब हो गया, और यू क्या हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। तब यहाँ पर थोड़ा बहुत हमको चेंजेस करना पड़ेगा। तब इसका सही जवाब क्या हो सकता है, देखिए, बाय होम आर यू नॉट ओबेड। तो देखिए ये सवालिया जुमला है, तो इसके लिए स्टार्टिंग ही कहाँ से होंगी, इसकी बाय से होंगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब आएगा कि बाय होम, हो का क्या बन गया यहाँ पर, होम आर यू नॉट ओबेड, वर्ब का तीसरा फॉर्म हमको इस्तेमाल करना होता है। तो बाय होम आर यू नॉट ओबेड, तो सवालिया जुमला है ये, तो इसके लिए यहाँ पर डायरेक्टली बाय से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो बाय होम आर यू नॉट ओबेड जो है इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड इज गिवन बिलो, फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। अब हमको यहाँ पर सिमिलर वर्ड ढूंढना है अंडरलाइन वर्ड का, तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम जाएंगे पहले, द बुक हैज़ सक्सीड इन मेकिंग फिलोसफी एक्सेसिबल टू अ वाइडर ऑडियंस। अब एक्सेसिबल का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यानी ऐसा जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग पहुँच सकते हैं, यानी जहाँ पर हम पहुँच सकते हैं उसे कहा जाएगा एक्सेसिबल, यानी जिसे तलाश किया जा सकता है या जहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तो फर्स्ट है ऑप्शन नंबर ए है अप्रोचेबल, स्कैरिंग, अवॉइडेबल और टफ। तो देखिए तीनों भी यहाँ पर इसके नहीं होंगे। जो ऑप्शन नंबर ए है अप्रोचेबल, अप्रोच करना यानी किसी तक पहुँचना, तो अप्रोचेबल और एक्सेसिबल यहाँ पर सेम मीनिंग में आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका जो है सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच इज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। अब यहाँ पर हमको इनडायरेक्ट स्पीच करना है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट यानी ऐसी बात कहना जिसने भी वो बात कही है उसके जुमलों को जैसे कि वैसे बयान करना। जैसे मैं खाना खाती हूँ, तो हम कहेंगे कि उसने कहा मैं खाना खाती हूँ, यानी यहाँ पर उसके जुमले को हमने कोई भी रद्द-बदल नहीं किया, जैसे कि वैसे बता दिया। लेकिन जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम कहेंगे तो हम कैसे कहेंगे, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके, कि जब किसी तीसरे इंसान को, थर्ड पर्सन को हम कह रहे हैं बात, तो हम कैसे कहेंगे कि उसने कहा कि वो खाना खाती हैं। तो यहाँ पर वो का हमने उसने कहा, वो ऐसे अल्फाज का हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या है, शी सैड टू हिम। अब देखिए एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है और एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गया और ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया, यानी एक तरफ कहने वाला और सुनने वाला मौजूद होता है और दूसरी तरफ जो बात कही जाती है वो। तो यहाँ पर देखिए, अगर पहले हम सेंटेंस पढ़ लेते, क्या है, शी सैड टू हिम प्लीज़ वेट हियर टिल आई रिटर्न। अब यहाँ पे देखिए प्लीज़ से समझ में आता है कि ये कौन सा जुमला है, ये एक रिक्वेस्ट है इसके अंदर। तो क्या रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वेट हियर टिल आई रिटर्न।
तो अब देखिए ऐसे जुमले अगर इसके अंदर बोलने वाला और सुनने वाला दोनों भी अगर मौजूद हों, तो ये जो सेड टू आया है ना, इसकी जगह हमको क्या करना पड़ता है। अगर हुक्मिया जुमला है तो ऑर्डर लेंगे, अगर सादा जुमला है तो शी टोल्ड लेंगे, अगर रिक्वेस्टेड है तो रिक्वेस्टेड लेंगे, अगर एडवाइस है तो शी एडवाइस लेंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस फिर हमको सेड टू की जगह पर अल्फाजों को चेंज करना होता है। ओके, तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है प्लीज़ की वजह से कि ये रिक्वेस्टेड है, तो जाहिर सी बात है कि सेड टू की जगह पर क्या आ जाएगा, रिक्वेस्टेड। तो चारों भी ऑप्शन के अंदर हमको वही नज़र आ रहा है, शी रिक्वेस्टेड हिम। तो अब आगे का देखेंगे हम, क्या आएगा आगे का वो देखेंगे। टू वेट हियर टिल शी रिटर्न। अब देखिए हियर यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, कि उसने कहा कि यहाँ इंतज़ार करो, तो हम क्या कहेंगे कि उसने कहा कि वहाँ इंतज़ार करो, तो हियर का तो देयर बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया क्योंकि उसमें हियर आ गया। कुछ उसके रूल से आप एक बार वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल पढ़िए, जैसे नाउ का देन हो जाता है, हियर का देयर हो जाता है, टू नाइट का लास्ट नाइट हो जाता है। इस तरह से बहुत जो अल्फाज होते हैं उनमें चेंजेस किए जाते हैं। तो वहाँ पे एक बार देखिए टेबल, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे वहाँ पर चेंजेस करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में हियर की जगह पर हियर ही इस्तेमाल हुआ है, तो ये नहीं आ सकता। अब सेकेंड देखते हैं, शी रिक्वेस्टेड हिम टू बी वेटिंग। देखिए अगेन यहाँ पर भी हियर आ गया, ये भी चला गया। छोटी छोटी बातों से हमको एलिमिनेट करना है, बाकी की चीज़ें नहीं भी गौर किए तो जो मेन है हमको वही देखनी है। थर्ड वाला देखेंगे, शी रिक्वेस्टेड हिम टू हैव बीन वेटिंग हियर। अगेन यहाँ पर क्या आ गया, हियर, तो ये वाला भी चला गया। बाकी का हमको कंपैरिजन करने की ज़रूरत ही नहीं है जब हमको कॉमन रूल अगर पता है तो। अब ऑप्शन नंबर डी देखते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर डी क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, शी रिक्वेस्टेड हिम टू वेट। देखिए यहाँ पर आया देयर, वेट देयर टिल शी रिटर्न्ड, और जो है मेन वर्ब है वो कहाँ पर चला जाएगा, पास्ट टेंस में। क्यों, क्योंकि कहने वाला जब कह रहा था तब प्रेजेंट टेंस था, लेकिन उसकी बात जब हम दूसरे को बता रहे हैं तो वो पास्ट में चली गई ना, वो बात हो चुकी है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है कि शी रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर। देखिए हियर का बन गया देयर, टिल शी रिटर्न, जब तक वो नहीं आती है तब तक वही इंतज़ार करे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। तो ये छोटे छोटे रूल्स आपको मालूम होने चाहिए, तो इसके बाद आप एलिमिनेशन मेथड के जरिए आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब इज गिवन बिलो, आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेजल वर्ब। यहाँ पर हमको वही करना है, क्या करना है कि ये जो वो सब्सटीट्यूट करना है कि इसकी जगह पर सेम मीनिंग वाला कौन सा वर्ड हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, सवाल क्या है, द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन वॉज अ मेजर ब्रेक थ्रू इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, एन इनसिग्निफिकेंट डिस्कवरी, अ बिग अचीवमेंट, अ यूजलेस डिस्कवरी, या सस्पेंशन। तो देखिए क्या, द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलियन वॉज अ मेजर ब्रेक थ्रू इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, यानी ये जो पेनिसिलियन ने जो डिस्कवरी किए थे, जो खोज किए थे, वो मेडिसिन की फील्ड में क्या था, मेजर ब्रेक थ्रू था। तो ब्रेक थ्रू का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एन इनसिग्निफिकेंट डिस्कवरी यानी किसी भी काम की डिस्कवरी नहीं थी वो, या बिग अचीवमेंट था यानी बहुत बड़ा अचीवमेंट था वो, या यूजलेस डिस्कवरी थी, या सस्पेंशन था। तो देखिए यहाँ पर अगर हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जाते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है कि बिग अचीवमेंट है, यानी उनकी जो डिस्कवरी थी मेडिसिन के फील्ड में वो बहुत ही बड़ा उनका अचीवमेंट था। ब्रेक थ्रू यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, अ मेजर ब्रेक थ्रू यानी अ बिग अचीवमेंट। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन इज गिवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर हमको इसका मीनिंग ढूंढना है कि क्या हो सकता है यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है उसका। ब्लू आइड बॉय इन द सेंटेंस गिवन बिलो, यानी ब्लू आइड बॉय जो है इसका मतलब क्या होगा सेंटेंस के हिसाब से, इट वॉज नो सरप्राइज दैट फ्रैंकलिन गॉट द प्रमोशन, एवरीवन वॉज एवरीवन नोज ही इज़ द बॉस ब्लू आइड बॉय, यानी इसमें किसी को भी कोई भी ताज्जुब या सरप्राइज नहीं हुआ कि फ्रैंकलिन का प्रमोशन हुआ। क्यों, क्योंकि सब जानते थे कि एवरीवन नोज ही इज़ द बॉस ब्लू आइड बॉय, यानी वो बॉस का कैसा बॉय है,
ब्लू आइड बॉय है, तो सेंटेंस के हिसाब से क्या इसका मतलब हो सकता है? अ मैन हु इज़ लाइक्ड एंड एडमायर्ड बाय समबडी इन अथॉरिटी, यानी ऐसा इंसान जो किसी अथॉरिटी के ज़रिए काबिल तारीफ़ हो और पसंद किया जाता हो। या अ मैन हु इज़ बोथ क्रिटिसाइज्ड एंड अब्यूज्ड बाय एवरीबडी, यानी ऐसा इंसान जो हमेशा जिस पर नुक्ताचीनी की जाती है, जिसको हमेशा डांट फटकार मिलती है। या समवन हु एवरीबडी हेट्स, यानी ऐसा इंसान जिसे सब नफरत करते हैं। या नन ऑफ द अबव। तो देखिए, अब प्रमोशन मिला, यानी पॉजिटिव बात हुई ना कि प्रमोशन उसको मिला, और सबको ताज्जुब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सब जानते थे कि वो बॉस का कैसा है, ब्लू आइड बॉय है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि बॉस उसको बहुत चाहते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो यहाँ पर फिर इसके हिसाब से अगर हम जाएंगे तो क्या हो सकता है कि अ मैन हु इज़ लाइक्ड एंड एडमायर्ड बाय समबडी इन अथॉरिटी, यानी ऐसा इंसान जिसकी तारीफ की जाती हो या जो किसी के ज़रिए पसंद किया जाता हो। तो यही वजह है कि किसी को भी ताज्जुब नहीं हुआ कि इसका प्रमोशन हुआ, क्योंकि सबको पहले से पता था कि वो बॉस उसको लाइक करते हैं, या वो बॉस का फेवरेट है, या फिर उसकी तारीफ की जाती है बॉस के ज़रिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड इज गिवन बिलो, फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, अपोजिट मीनिंग ढूंढना है। देखिए, जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सेम मीनिंग, अपोजिट वर्ड, ऐसी चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को नजर आ रही हैं। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, अपोजिट वर्ड ढूंढना है। तो द गवर्नमेंट हैज़ अफर्म इट्स कमिटमेंट टू इक्वल राइट्स। तो यहाँ पर अफर्म जो है, इसका अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है? तो गवर्नमेंट ने अफर्म कर दिया, यानी उसको लागू कर दिया, तो उसका क्या हो सकता है? डिनाइड, अपोजिट, या असर्टेड, या प्रॉमिस, या अश्योर्ड। तो देखिए, ये तीनों भी जो है इसके क्या हो जाएंगे, सेम मीनिंग वाले हो जाएंगे। अब गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिनाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है डिनाइड इसका सही जवाब है। ओके, तो आपको ये सेम मीनिंग या अपोजिट वर्ड याद होना चाहिए, तभी आप ऐसे आंसर के जवाब विद इन अ सेकेंड दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्टली स्पेल वर्ड से। हमने पहले मिस स्पेल वर्ड को ढूंढे थे, अब यहाँ पर करेक्टली स्पेल वर्ड को ढूंढना है। क्या है देखिए, आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स ओनली 1 इज स्पेल्ड करेक्टली, फाइंड द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड। तो करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड हमको यहाँ पर ढूंढना है। तो पहला क्या है इसका, देखिए एसेसिनेशन, यानी क्या इसकी स्पेलिंग सही है यहाँ पर? या एमेट्योर इसकी स्पेलिंग सही है? या एब्सेंस इसकी स्पेलिंग सही है? या एक्वेंटेंस इसकी स्पेलिंग सही है? तो कौन सा सही है हमको वो ढूंढना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है, सिर्फ एसेसिनेशन एसेसिनेशन इसकी स्पेलिंग यहाँ पर सही दी गई है, बाकी की स्पेलिंग में मिस्टेक्स है। ओके, तो इस तरह से आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं उनकी स्पेलिंग भी आपको लिखते आनी चाहिए, या आपको मालूम होना चाहिए, तो आप ऐसे वर्ड का ढूंढ सकते हैं सही क्या सोल्यूशन है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक हमको यहाँ पर देखना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक की जगह पर आएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है देखिए, द बॉय डैश बाय अ डॉग। अब द बॉय डैश बाय अ डॉग, तो अब यहाँ पर बॉय ने क्या करेगा, डॉग उसको काटेगा ना। तो यहाँ पर देखिए तीनों फॉर्म दिए गए हैं काटने के, वॉज बीटन, वेयर बाइट, वेयर बीट, वेयर बिटन। तो यहाँ पर ये जो है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो यहाँ पर हमको कैसे आएगा, पैसिव वॉइस का क्या फॉर्मेट होता है कि उसके अंदर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमको हेल्पिंग वर्ब लेना होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो द बॉय जो है वो सिंगुलर है, तो इसके लिए वॉज बीटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर बीटन है, और बॉय जो है सिंगुलर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। ओके, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो गिवन है आपको यहाँ पर कि द बॉय वॉज बीटन बाय अ डॉग। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी आप देखिए, अगर आपको टेट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन देखना है अब तक जितने भी हुए हैं, तो आप FH2 क्लासेस पर, जो कि अभी आप वीडियो देख रहे हैं जिस चैनल पर, उसी चैनल पर आप जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट मिल जाएंगी, जिसमें आपको पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी अब तक के सॉल्व करवाए गए हैं सेट 5 तक
सब्जेक्ट वाइज भी आपको मिलेंगे और मिक्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। उसमें मैथमेटिकल से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट भी बताई गई हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपको वीडियो कैसी लगी, आपकी एडवाइस क्या है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिए। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।